Hello students. Now in this video we will continue further with error analysis. Okay. So in the previous video we had looked at what are the addition and subtraction rules. Okay. When you add two numbers तो एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन करते वक्त आपको क्या चीजें ध्यान में रखनी है. अब वैसे ही देयर इज समथिंग कॉल्ड एज मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन रूल जो हम लोग इस लेक्चर में पढ़ेंगे. बट बिफोर वी डू दैट हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में राउंडिंग ऑफ पढ़ा था. राउंडिंग ऑफ करेक्ट. अब ये जो राउंडिंग ऑफ है इसके लिए मैंने आपको दो रूल्स बताए थे. मैंने आपको ये कहा था कि अगर जो आपको जिस डिजिट को हटाना है इफ दैट इज ग्रेटर देन 5 तो आप प्रीसीडिंग डिजिट में 1 ऐड करोगे. एंड आपको जिस डिजिट को हटाना है इफ इट इज लेस देन 5 तो आप उसको डायरेक्टली रिमूव करोगे. प्रीसीडिंग डिजिट को आप कुछ नहीं करोगे. अब दिक्कत वो आती है कि व्हाट इफ द डिजिट टू बी रिमूव्ड इज इक्वल टू 5. द डिजिट टू बी रिमूव्ड इज इक्वल टू 5. अब इसके अंदर दो केसेस आता है. मान लो आपका मैं दो नंबर लेता हूं 2.3500 ओके एंड यहां पे 2.3501 एंड आपको दोनों केसेस में यह बताया गया है कि डेसिमल पॉइंट के बाद एक ही डिजिट होना चाहिए. डेसिमल पॉइंट के बाद एक ही डिजिट होना चाहिए तो विच मीन्स ये बस इतना ही होना चाहिए. आपको इन सबको हटाना है. यहां पे भी इतना ही होना चाहिए. यहां पे आपको इन सबको हटाना है. ओके नाउ पहले तो ये वाला केस देखता है. जो पहला डिजिट है उसको आपको हटाना है दैट इज 5 एंड आगे सारे जीरोज नहीं है ना. जीरो के अलावा भी एक डिजिट आ रहा है. करेक्ट ना. जब जीरो के अलावा भी कोई एक डिजिट आता है तो आप क्या करोगे. एड 1 टू द प्रीसीडिंग डिजिट. सिंपली एड 1 टू द प्रीसीडिंग डिजिट. टू द प्रीसीडिंग डिजिट. यह आया समझ में. So if the number to be removed, if the digit to be removed is 5 and उसके बाद अगर जो एक भी नॉन जीरो डिजिट हो ना तो आप ये रूल यूज करोगे. So अब आपका आंसर क्या हो जाएगा. इसको आप हटाओ एंड योर आंसर विल बी 2.4. ओके नाउ यहां पे 5 के अलावा बाकी सारे जीरोस है तो ऐसे केस में देयर आर टू मोर रूल्स. तो ये जो प्रीसीडिंग डिजिट है वेदर दैट इज इवन नंबर और इफ इट इज ऑड नंबर. सो प्रीसीडिंग डिजिट is odd and preceding digit is even. ठीक है. Now when I say preceding digit मतलब ये वाला जो डिजिट है if it is odd then add 1 to it. Add 1 to it. And if preceding digit is even then do not add 1. Okay. अब हमारे केस में ये जो preceding digit है this preceding digit is odd. So because it is odd you will have to add 1 over here. So ये 2.3 का आपका जो आंसर है ये आंसर हो जाएगा 2.4. Your answer will be 2.4. Okay. So you have to remember this. If the digit to be removed is 5 तो इसके अंदर दो रूल्स आएंगे. Apart from 5 you whether you only have zeros or you have any other digit over here. When you have any other digit तो you have to simply add 1 to the preceding digit. And अगर जो बस zeros है तो you have to see whether this number is odd or whether this number is even. Odd होगा तो उसमें 1 ऐड करोगे. even होगा तो कुछ नहीं करोगे. You will keep it as it is. ओके सो एग्जाम्पल्स करें हम लोग इस पे. सो लेट्स से यू हैव दिस 2.5545
लेट्स से आपको दिया गया है कि डेसिमल पॉइंट के बाद 3 डिजिट्स होने चाहिए। अब डेसिमल पॉइंट के बाद अगर जो 3 डिजिट्स होने चाहिए तो आपको बस ये आखिरी डिजिट हटाना है। यू हैव टू जस्ट रिमूव दिस लास्ट डिजिट। अब ये लास्ट डिजिट 5 है एंड इसके बाद कुछ है ही नहीं ना आगे, तो आप यही मान के चलोगे कि ये वाला केस है, 5 के बाद सारे जो डिजिट्स है वो 0 0 ही है। तो ये जो आखिरी डिजिट आपका 5 है, तो अब आप ये रूल लगाओगे, प्रीसीडिंग डिजिट ये इवन है या ऑड है। प्रीसीडिंग डिजिट आपका इवन है तो देन डू नॉट ऐड 1, तो इसको बस एज इट इज हटा दो। आपका जो आंसर आएगा दैट विल बी 2.554। ओके, मान लो आपको ये दिया गया है कि डेसिमल पॉइंट के बाद 2 ही डिजिट्स होने चाहिए। तो अगर जो डेसिमल पॉइंट के बाद 1 एंड 2 ही डिजिट्स होने चाहिए तो आपको इसको भी हटाना है। तो आप इस पे फोकस करो। अब ये तो डायरेक्टली लेस देन 5 है, तो आपको ये वाले कोई रूल्स यूज ही नहीं करना, आपको प्रीवियस लेक्चर के रूल्स यूज करना है। प्रीवियस लेक्चर का रूल क्या कहता है कि इफ द डिजिट टू बी रिमूव्ड इज लेस देन 5 देन यू डू नॉट ऐड 1। तो इसको एज इट इज आप हटा दो, 2.55। ओके, अब अगर जो आपको पूछा जाए कि डेसिमल पॉइंट के बाद एक ही डिजिट होना चाहिए, तो ये 5 ही होना चाहिए, तो आपको इसको भी हटाना होगा, इन तीनों को अब हटाना होगा। इन तीनों को अब हटाना होगा तो आप क्या करोगे, आप पहले तो यही देखोगे कि ये 5 है, तो आपको ये वाले रूल्स यूज करना है। एंड उसके बाद 5 के अलावा बाकी जो दोनों डिजिट्स है वो 0 नहीं है ना, दीज आर नॉन जीरो डिजिट्स, दीज आर नॉन जीरो डिजिट्स। तो आप ये वाला रूल यूज करोगे, यू विल एड 1 टू द प्रीसीडिंग डिजिट। एड 1 टू द प्रीसीडिंग डिजिट मतलब इन तीनों को हटा दो एंड ये जो प्रीसीडिंग डिजिट है उसमें 1 ऐड कर दो, तो दिस विल नाउ बिकम 2.6। ओके, अब अगर जो आपको बोला जाए कि नहीं डेसिमल पॉइंट के बाद तो हमें एक भी डिजिट नहीं चाहिए, डेसिमल पॉइंट के बाद एक भी डिजिट नहीं चाहिए, तो इसका मतलब क्या है कि आपको इसको भी हटाना होगा। यू विल ऑल्सो हैव टू रिमूव दिस ना, ये सारे डिजिट्स को हटाना होगा। सो यू हैव 5 ओवर हियर। ओके, नाउ व्हेन यू हैव 5 ओवर हियर, बाकी के डिजिट्स देखो, तो बाकी के नॉन जीरो डिजिट्स है, नॉन जीरो डिजिट्स है तो आपको ये वाला रूल यूज करना है, यू हैव टू ऐड 1 टू द प्रीसीडिंग डिजिट। तो आपका प्रीसीडिंग डिजिट 2 है, तो इसमें आप 1 ऐड करोगे, दिस विल बिकम 3। समझ में आया? सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस रूल। ये जो 5 वाला रूल है, ये 5 वाला रूल भी आपको समझ में आया है। ओके, अब हम लोग स्टार्ट करते हैं मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन रूल। एंड डिवीजन रूल। ओके, नाउ मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन, आप किसी भी दो नंबर्स को मल्टीप्लाई कर सकते हो। मल्टीप्लीकेशन के लिए जरूरी नहीं ना कि यूनिट सेम हो। ओके, आप एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन करते हो तब यूनिट सेम होने चाहिए, बट मल्टीप्लीकेशन या डिवीजन के लिए यूनिट सेम होने चाहिए ये जरूरी नहीं है। जैसे हम लोग करते ही है ना मास बाय वॉल्यूम, हम लोग कर ही सकते हैं ना मास बाय वॉल्यूम, इससे आपको एक नई क्वांटिटी मिलेगी, दैट इज डेंसिटी। So which means it is not necessary that both of them should have same units. Okay. So multiplication and division rule क्या है? Multiplication and division rule ये है कि you have to look, let's say आप 2 digits को multiply कर रहे हो, 2 numbers को A into B, तो आपको क्या करना है, find number of significant digits. Significant digits, हाँ, decimal point के बाद कितने numbers है उससे फर्क नहीं पड़ता. You have to find significant digits in A, you have to find significant digits in B, एंड दोनों में से जो भी नंबर कम होगा ना, योर फाइनल नंबर विल हैव लेस नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट्स। सो मान लो इफ दिस हैज 2 सिग्निफिकेंट डिजिट्स, दिस हैज 1 सिग्निफिकेंट डिजिट, सो योर फाइनल आंसर विल हैव ओनली 1 सिग्निफिकेंट डिजिट। ये आया आपको समझ में? ओके, सो लेट मी राइट ऑन एडिंग, नहीं, ऑन मल्टीप्लाइंग or dividing, final answer should have least
नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट्स। ओके, सो एक काम करता है, जैसे फॉर एग्जांपल 2.1 मल्टीप्लाइड बाय 7.00, अगर जो ऐसा कुछ है। ओके, नाउ 2.1 मल्टीप्लाइड बाय 7.00, तो यहां पे अगर जो आप सिग्निफिकेंट डिजिट्स देखोगे तो 1 and 2 देयर आर 2 सिग्निफिकेंट डिजिट्स, यहाँ पे 1, 2 and 3 देयर आर 3 सिग्निफिकेंट डिजिट्स। So your final answer should have only 2 significant digits. Final answer should have only 2 significant digits. ठीक है? So अब वो करता है, फाइनल आंसर की तरफ जाता है। नाउ पहले तो 2.1 into 7, 21 into 7 कर दो, ये जो भी है ना, ये 2.1 into 7 ये करोगे तो ये हो जाएगा आपका 14.7। 7 ones are 7, 7 twos are 14. But if you see over here, there are 1, 2 and 3 significant digits. हमें 3 significant digits नहीं चाहिए, फाइनल आंसर should only have 2 significant digits. तो which means आपको ये 1, 2 ये आखिरी वाला हटाना है ना। Now हटाने के लिए अब बस राउंडिंग ऑफ का फॉर्मूला लगाओ, ये it is greater than 5. So you will add 1 to preceding digit. So when you add 1 to preceding digit, आपका जो आंसर होगा that will be 15. पॉइंट भी नहीं लगाओगे, 15.0 कर दोगे तो वापस 1, 2 और 3 सिग्निफिकेंट डिजिट्स हो जाएंगे। सो योर आंसर विल ओनली बी 15। ये आया समझ में? अच्छा, सिमिलरली 2.1 into 7.00 करता है। 2.1 divided by 7.00. Now this has 2 significant digits, this has 3 significant digits. Final answer should have 2 significant digits. Okay. Now 2.1 upon 7 ये आपको आ जाएगा 0.3. Now in this case, if you see number of significant digits, in this case number of significant, ये तो नॉन सिग्निफिकेंट हुआ ना, 2.1 by 7 आप करते हो तो आपका आंसर 0.3 आता है। So if you see over here, यहां पे 0 को आप सिग्निफिकेंट नहीं मानते क्योंकि फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के पहले जो भी जीरोस होते हैं वो नॉन सिग्निफिकेंट होता है। तो इसके अंदर नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट्स फिलहाल 1 ही है, बट आपके आंसर में सिग्निफिकेंट डिजिट्स कितने आने चाहिए? 2 आने चाहिए। तो 2 कैसे आ सकता है? अब 3 के बाद यहां पे 0 लगा दो। ठीक है, अब हमें ये पता है ना, डेसिमल पॉइंट के बाद जो भी सारे जीरोस होते हैं, एंड वाले जीरो सारे इंपॉर्टेंट होता है। तो इसके अंदर अब नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट्स विल नाउ बिकम इक्वल टू 2। ठीक है, फाइन। हम लोग और एक क्वेश्चन करते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल आपको ये दिया गया है, ओके, 2.4 स्क्वायर करना है आपको। सो दिस बिकम्स इक्वल टू 2.4 इंटू 2.4। इसमें नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट्स 2 है, 1, 2, इसमें भी 2 सिग्निफिकेंट डिजिट्स है। तो फाइनल आंसर शुड ओनली हैव 2 सिग्निफिकेंट डिजिट्स। सो 2 सिग्निफिकेंट डिजिट्स मतलब 2.4 इंटू 2.4 ये होता है 5.76। बट यू कैनॉट हैव, यहां पे 1, 2 एंड 3 सिग्निफिकेंट डिजिट्स आ रहे हैं। आपको ये आखिरी वाले 6 को हटाना पड़ेगा ना, तब जाके आपके पास 2 ही सिग्निफिकेंट डिजिट्स बचेंगे। तो इसको हटाना है तो दिस इज ग्रेटर देन 5, तो यू विल ऐड 1 टू द प्रीसीडिंग डिजिट। तो आपका आंसर जो हो जाएगा दैट इज 5.8। ओके, सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन रूल। ये क्या होता है? सो मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन रूल के लिए नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट्स इंपॉर्टेंट होता है। एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन रूल के लिए ये इंपॉर्टेंट होता है कि डेसिमल पॉइंट के बाद कितने डिजिट्स है। ओके, एंड आई होप नाउ यू नो हाउ टू डू द राउंडिंग ऑफ। राउंडिंग ऑफ कैसे करना है ये भी आपको पता है। ओके, fine. So now we'll go on to the next part. Okay, now we'll start off with errors in measurement. Now कोई भी आप मेजरमेंट करते हो ना तो उसमें बहुत देर आर चांसेस की एरर्स हो सकती है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं ना आपको कॉमन बताता हूँ कि कॉमन एरर्स कहाँ पे होती है। ओके, नाउ मान लो कि आपको 5 सब्जेक्ट्स होता है ना, लेट्स से ABCDE। ओके, एंड हर एक में 89 है।
तो वैसे ये हो जाते 89%। ओके, एंड टोटल मार्क्स अगर जो आप देखोगे तो टोटल मार्क्स हो जाएंगे 445। अच्छा, बट आप 89 बोलने में अच्छा नहीं लगता ना, अच्छा तो 90 बोलने में लगता है। तो आप क्या करोगे, चलो मेंटली बोल दोगे। हाँ, आपको अगर जो पूछा जाए कि इंडिविजुअली हर सब्जेक्ट में कितना है, तो बहुत बार हम लोग ये करते हैं ना, ये +1 हम लोग हमारे मन से ऐड कर देते हैं, एंड यू से 90 90 90 90 90 एंड यू विल से हाँ चलो मेरे 90% आ गए। हुआ होगा आप लोगों के साथ, राइट? कि 1 मार्क 2 मार्क से अपने मन से आप ऐड कर देते हो बताते हो, क्योंकि 89% शायद बताने में अच्छा लगता है, नहीं लगता तो आप बोलने को 90% बोल देते हो। ओके, या 95 के पास में हो तो 94.4 हो, 94.6 हो तो आप 95 बोल देते हो, करेक्ट? सो वैसे तो हर एक में आपने एक एक मार्क्स ही ऐड किया। ओके, टोटल 445 हुई, ठीक है, इनिशियली 445 थी, बट आपके एक एक मार्क ऐड करने से फाइनल टोटल हो गई 450। तो फाइनली एरर कितने का आया मार्क्स में? फाइनल एरर जो आया वो +5 मार्क्स का आया ना। आप तो यही सोच रहे हो कि एक एक सब्जेक्ट में एक एक मार्क ही तो बढ़ा रहा हो, क्या फर्क पड़ रहा है, बट फाइनल अगर जो आप देखोगे तो फाइनल चेंज बड़ा होता है। सो नॉर्मली आप जब भी किसी भी मेजरमेंट में एरर लेके आते हो ना, तो वो एरर जो है वो कैरी होते जाती है, एंड जब वो कैरी होते जाती है तो फाइनल एरर आपकी बहुत बड़ी हो जाती है। अब आप क्वेश्चन क्यों आता है, मतलब एरर्स क्यों आती है? अब यहाँ पे तो जैसे फॉर एग्जांपल आपके शर्म की वजह से एरर आ गई ना, आपको 89 बताने में शायद शर्म आ रही थी तो इसलिए आपने 1 ऐड कर दिया, तो ये आपके साइकोलॉजी, ह्यूमन साइकोलॉजी की वजह से एरर आ गई। कई बार हमारी स्केल ठीक नहीं होती, कई बार मान लो कि आप कुछ मेजर कर रहे हो, ओके, एंड हवा आ रही है, और हवा के वजह से, जैसे आपको पता है कि आप जब कोई भी चीज मेजर करते हो, जैसे बहुत ही आप मान लो सोना खरीदने जाते हो, ओके, तो वहां पे 2.680 ग्राम्स आता है, तो वहां पे अगर जो आप मान लो 2.680 के वजह से अगर जो हवा आ गई या किसी भी चीज के वजह से वो 2.690 हो जाता है, तो 0.01 ग्राम से भी फर्क पड़ता है ना, करेक्ट? अब 1 ग्राम का वजन फिलहाल 5,000 रुपए है, तो 0.01 ग्राम्स अगर जो आप देते हो तो आपको 500 रुपए का फटका बैठ जाएगा एक्स्ट्रा। सो बेसिकली क्या हुआ कि हवा के वजह से आपका वेट में फ्लक्चुएशन आया, एंड फ्लक्चुएशन की वजह से आपको एक्स्ट्रा पैसे भरने पड़े। ओके, तो यहां पे जो एरर आई वो एरर एटमॉस्फियरिक कंडीशंस के वजह से आई है। सो मैं वो लिखता हूं कि एरर क्यों आ सकती है, ह्यूमन साइकोलॉजी। अब ह्यूमन साइकोलॉजी भी मैं आपको बताता हूं और एग्जांपल। आप मान लो कि किसी चीज का मेजरमेंट कर रहे हो ढंग से, साइकोलॉजी, हाँ, एंड मान लो बाजू से एक लड़की पास हो जाती है, अब बॉयज हो तो आपका ध्यान भटक जाता है ना, या मान लो कि फोन पे आप कुछ कर रहे हो, किसी गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का मैसेज आ गया तो आपका ध्यान भटक जाता है, सीधी एरर्स हो जाती है ना। तो ये सारी एरर्स जो है ये ह्यूमन साइकोलॉजी वाली एरर्स है। दूसरा, इंस्ट्रूमेंट में फॉल्ट हो सकता है, फॉल्ट। अच्छा, तीसरी चीज ये हो सकती है समथिंग कॉल्ड एज जीरो एरर, ये मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं। चौथा, मैंने आपको ये बताया था कि ये जो चीज है यहां पे एटमॉस्फेरिक कंडीशन की वजह से एरर आई। अच्छा, जीरो एरर क्या होता है? आप कई बार देखो दुकानों में जाते हो, उनके पास वो डिजिटल वेइंग मशीन होता है। आइडियली स्टार्टिंग में 0.00 होना चाहिए, बट कुछ डिजिटल वेइंग मशीन में आप पहले ही स्क्रीन देखोगे तो 0.00 नहीं होता, 0.05 होता है, 0.08 होता है। तो आप जब चीज खरीदते हो तो आप मेंटली कैलकुलेशन करते हो ना, भाई आपको अगर जो 1 किलो खरीदना है तो आइडियली यू विल बाय 1.05 kgs, क्योंकि 1.05 विल इफेक्टिवली मीन यू आर बाइंग 1 kgs। तो इनिशियली जब भी आपने इनिशियली वेइंग मशीन पे कुछ भी नहीं रखा था तब रीडिंग आइडियली 0 होनी चाहिए थी, बट 0 के अलावा 0 के बजाय ये 0.05 या कुछ और नंबर है, इसको कहा जाता है जीरो एरर। ओके, सो ये अलग अलग रीजंस है। इंस्ट्रूमेंट फॉल्टी हो सकता है, कई बार आई साइट में हमारे प्रॉब्लम हो सकता है। मैं ना आपको एक एक्सरसाइज दूंगा, आपने एक आर्बिट्ररी एक स्केल बनाओ, एक लाइन बनाओ एंड सेम स्केल लो, एंड आप भी उसकी लेंथ मेजर करो, एंड किसी और के आपके फ्रेंड को भी बोलो या घर पे किसी और को बोलो वो लेंथ मेजर करने के लिए। आप ऐसे 4-5 लोगों को कहोगे ना, देयर इज अ प्रोबेबिलिटी दैट कि एटलीस्ट वन पर्सन विल गिव यू अ डिफरेंट लेंथ
तो मान लो आपको आएगी 2.7 सेंटीमीटर्स, someone might give you 2.8 centimeters, someone might say नहीं, it is 2.6 centimeters. Okay, so it is because कि eyesight में difference आ रहा है. So ये सारे errors होते हैं, all these are your errors. Okay, different reasons कि जब आप कोई physical quantity को measure करते हो तो उनके अंदर ये errors आ सकती है. ना ये एरर्स का पता होना क्यों इंपॉर्टेंट है? ये पता होना इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि आप जब कोई एक मेजरमेंट में एरर देके आते हो तो उससे मान लो उतना फर्क नहीं पड़ता, बट जब ये एरर आप ये मेजरमेंट कहीं और यूज करने वाले हो, जैसे यहाँ पे टोटल मार्क्स के लिए हम लोग ये मेजरमेंट यूज कर रहे हैं ना, तो ये एरर कैरी ऑन होते जाती है एंड इवेंचुअली आपकी एरर जो है वो बढ़ जाती है. अच्छा, कई बार ऐसा होता है कि आपको ना मेजरमेंट एक्चुअली बहुत एक्यूरेट चाहिए होता है एंड मेजरमेंट बहुत एक्यूरेट चाहिए होता है, तो उसके लिए थोड़ी सी भी एरर एक्सेप्टेबल नहीं होती. एरर इज नॉट एक्सेप्टेबल. सो जब तक आप एरर का एनालिसिस नहीं करोगे, जब तक आप एरर्स मेजर नहीं करोगे, तब तक आपको कैसे समझ में आएगा कि एरर कितनी है मेजरमेंट में, वो एरर कितनी आगे कैरी हो रही है, आगे उसका इफेक्ट क्या होगा. So it is very, very important that you understand and you analyze the errors. Okay. Now, there are 2 to 3 things that we have to see in this. First thing is कि मान लो आपके पास एरर आती है तो आप क्या करते हो. सी ऐसे होता है ना, मान लो कि आप पैसे गिन रहे हो, मान लो कि आपको स्कूल की फीस भरनी है, मान लो आपको 2,000 या 3,000 रुपए भरने हैं और आपके पास 100 के नोट्स हैं. तो 2,000 रुपए भर दें तो आपको 20 नोट्स गिनने हैं, करेक्ट. तो आप एक बार गिन के नहीं दे देते ना, आप घर से निकलते हो तब भी आप वो 20 नोट्स गिनते हो, फिर आप देने से पहले और एक बार गिनते हो, जब वो लेने वाला पैसे देता है तब भी वो और एक बार गिनता है. समझ में आ रहा है? सो ये सेम मेजरमेंट आप 2 से 3 बार करते हो ताकि ह्यूमन एरर का जो इफेक्ट है वो हट जाए. सो व्हाट वी डू इज, नॉर्मली व्हेनेवर यू वांट टू मेजर एनी फिजिकल क्वांटिटी, for any physical quantity, okay, I can say that to avoid error, we take more than one measurement. एक से ज्यादा हम लोग मेजरमेंट लेते हैं. ओके, ठीक है. सो से फॉर एग्जांपल आपको किसी एक चीज की लेंथ मेजर करनी है, एक लाइन है उसकी लेंथ मेजर करनी है, तो 5 अलग अलग लोग मेजरमेंट ले रहे हैं. सो देर आर डिफरेंट वेज इन विच यू कैन टेक 5 मेजरमेंट्स ना. आइदर यू कैन यूज 5 डिफरेंट स्केल्स एंड मेजर द लेंथ, क्योंकि शायद ये भी हो सकता है ना किसी स्केल में भी एरर हो सकती है और आप खुद ही ये 5 बार मेजर, आप खुद ही सेम स्केल से 5 बार आप मेजरमेंट लो, ताकि मतलब वो ना हो जाए कि आपने कभी कोई गलती की है. या फिर यू कैन आस्क 5 डिफरेंट पीपल टू डू द सेम मेजरमेंट, ओके, यूजिंग द सेम स्केल. सो देर आर डिफरेंट वेज ऑफ डूइंग इट. यू कैन हैव सेम स्केल एंड 5 डिफरेंट पीपल. अब 5 अलग लोग जब लेके आते हो तो ह्यूमन एरर कम हो जाती है, ह्यूमन एरर इज एलिमिनेटेड. जरूरी नहीं ना 5 के 5 लोग एरर करोगे. अच्छा, यू कैन हैव सेम ह्यूमन बट 5 डिफरेंट स्केल्स. जब आप 5 अलग स्केल्स यूज करते हो तो इंस्ट्रूमेंट एरर आप हटा देते हो, यू रिमूव इंस्ट्रूमेंट एरर. अच्छा, दोनों एरर्स हटानी हो तो आप क्या करोगे कि आप 5 अलग लोग 5 अलग स्केल्स भी दोगे, हर एक पर्सन 5-5 बार मेजरमेंट करेगा. सो टोटल यू विल हैव 25 मेजरमेंट्स ऑफ दिस लाइन. एंड वंस यू हैव मेनी मेजरमेंट्स, अब आपको समझ में आएगा कि अरे एक्यूरेट वैल्यू क्या हो सकती है इसकी. तो ऐसे केसेस में हाउ डू यू कम अप विथ एक्यूरेट और ट्रू वैल्यू, समथिंग व्हाट इज एक्यूरेट और ट्रू और मीन वैल्यू, ये आप कैसे निकालते हो? तो इसके लिए ना देयर इज अ प्रोसेस दैट यू हैव टू रिमेंबर. वो प्रोसेस क्या है वो देखता है. ओके, सो लेट्स से आपको इस लाइन के 5 मेजरमेंट्स आते हैं. 5.50 सेंटीमीटर्स, 5.48 सेंटीमीटर्स, 5.49 centimeters, 5.50 centimeters and 5.48
8 सेंटीमीटर्स। ऐसे 5 मेजरमेंट्स आता है। तो वंस यू हैव दीज 5 मेजरमेंट्स, उसके बाद हम लोग क्या करता है कि उसके बाद वी फर्स्ट थिंग टू फाइंड आउट एक्यूरेट और ट्रू वैल्यू, you take out or mean value, you take out the average of this. So step 1, ये जो एवरेज है वो एवरेज क्या होगा, what would be the average of this? So आप इन सबको ऐड करो, 5.50 प्लस 5.48 प्लस 5.49 प्लस 5.50 प्लस 5.48 डिवाइडेड बाय 5 आप करोगे तो आपको आंसर जो आएगा दैट विल बी 5.49 सेंटीमीटर्स। ओके, नाउ वंस यू हैव द एवरेज, इस वैल्यू को कहा जाता है ट्रू और मीन वैल्यू। कि आप ये मान के चल सकते हो कि ये जो लाइन की लेंथ है, दिस लाइन, द लेंथ ऑफ दिस लाइन इज 5.49 सेंटीमीटर्स, बट सारे रीडिंग्स 5.49 नहीं है ना, इट मीन्स देयर इज ऑल्सो सम एरर इन्वॉल्व। कुछ तो एरर भी मेजरमेंट में इन्वॉल्व है, क्योंकि एरर नहीं होती तो सारे रीडिंग्स 5.49 नहीं होते। सो नाउ वी हैव टू फाइंड आउट द एरर पार्ट। एरर पार्ट आप कैसे निकालते हो? सो फर्स्ट स्टेप इज यू फाइंड आउट एब्सोल्यूट एरर। सो नाउ अब आती है स्टेप 2, एब्सोल्यूट एरर in every reading। Now how will you find out the absolute error? Absolute मतलब आप mod देते हो, so it is reading minus mean value, this is what you do। so अब आपके पास 5 रीडिंग्स है, तो 5 एब्सोल्यूट एरर्स आप कैलकुलेट करोगे। 5.50 minus 5.49, this is 0.01, second one is 5.48 minus 5.49, ये minus 0.01 होता है, बट आप मॉड दे रहे हो तो you will only consider positive value 0.01। इसके बाद थर्ड वन इज 5.49 minus 5.49, so this will become equal to 0.00। फोर्थ वन जो है दैट इज 5.50 minus 5.49, this is 0.01, and last one is 5.48 minus 5.49, this will also be equal to 0.01। so ये हर एक रीडिंग की ये एब्सोल्यूट एरर है, these are absolute errors of every reading। राइट, अब इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में आप क्या करते हो? वंस यू हैव एब्सोल्यूट एरर्स ऑफ एवरी रीडिंग, उसके बाद नेक्स्ट थिंग दैट यू डू इज यू फाइंड आउट मीन एब्सोल्यूट एरर। मीन मतलब होता है, मीन का मीनिंग क्या होता है? द मीनिंग ऑफ मीन इज एवरेज। So you find out average of absolute errors। ना absolute errors का आप average कैसे निकालोगे? तो सारे absolute errors 0.01 plus 0.01 plus 0.00 plus 0.01 plus 0.01 divided by 5। Okay, so this will give you, so 0.04 divided by 5, so you will get it as 0.008 सेंटीमीटर्स। ये सारे सेंटीमीटर्स हैं, सेंटीमीटर्स। ओके, ना ये करते वक्त ना आपको एक चीज का ध्यान रखना है, यू कैन सी दैट डेसिमल पॉइंट के बाद हर एक के इसमें 2 ही डिजिट्स है ना। सो डेसिमल पॉइंट के बाद बिकॉज देयर आर ओनली 2 डिजिट्स, इस केस में भी डेसिमल पॉइंट के बाद 2 ही डिजिट्स होने चाहिए, 1 and 2। तो आपको इस 8 को हटाना है, बिकॉज इट इज ग्रेटर देन 5 आप क्या करोगे? यू विल एड 1 टू द प्रेसिडिंग डिजिट। तो ये हो गई आपकी मीन एब्सोल्यूट एरर। ओके, सो मान लो कि व्हाट वी आर ट्राइंग टू मेजर इज लेंथ। ओके, तो ये जो हमने निकाली है 5.49, दिस इज द वैल्यू ऑफ एल।
अब हम लोग जो फाइंड आउट करना चाहते हैं दैट इज द एरर इन द मेजरमेंट. सो एरर इज बेसिकली योर डेल्टा एल. ये जो मीन एब्सोल्यूट एरर है, मीन एब्सोल्यूट एरर, इसको कहा जाता है डेल्टा एल. एंड डेल्टा एल की वैल्यू 0.01 सेंटीमीटर्स है. तो आपका फाइनल आंसर ऐसा होगा, अगर जी आपकी लाइन है, द लेंथ ऑफ द लाइन is equal to 5.49 plus minus 0.01 centimeters. So this is basically written as the mean value plus mean absolute error. Mean value and the error part. इसको आप लोग कई बार true value भी कह सकते हो. And this can also be called as error part. ठीक है. So true value and the error part. Fine. So I hope you have understood this. If various readings are given to you, so how do you find out true value? How do you find out the error part? Error part को avoid करने के लिए, errors को minimize करने के लिए हम लोग बहुत सारी readings देते हैं, अलग अलग तरह से देते हैं, different instruments use करते हैं, different people take that reading ताकि आपकी error जो है वो error कम हो जाए. Okay. The more the number of readings, the better it would be. उतना ये better होगा. ठीक है. I hope this is clear to you. अब next वीडियो में हम लोग वो करेंगे कि जब आप नंबर्स को या रीडिंग्स को ऐड करते हो, सब्सट्रैक्ट करते हो, मल्टीप्लाई करते हो, डिवाइड करते हो, तो हाउ डज एरर गेट प्रोपोगेटेड. एरर का जो पार्ट है वो किस तरह से प्रोपोगेट होता है. ठीक है. प्रोपोगेट होता है मतलब आगे वाले सारे रीडिंग्स में या सारे कैलकुलेशंस में एरर पार्ट को किस तरह से एनालाइज किया जाता है. ठीक है. फाइन. चलो बाय एवरीवन. ओके.